गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने नेशनल करंट अफेयर्स को शुरू कर दिया था। उसके कुछ पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, कुछ पार्ट अभी बाकी है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। देखिए हमारा अगला टॉपिक है भारत की प्रति व्यक्ति आय व जीवन प्रत्याशा में उछाल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारत की क्या बात हो रही है। जो प्रति व्यक्ति आय है और उनकी जो जीवन प्रत्याशा है उसमें उछाल आई है। ठीक है, और अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो हमने ये जीवन प्रत्याशा से रिलेटेड बिहार करंट अफेयर्स जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने बिहार से रिलेटेड इस पार्ट को देखा था। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा जो है वो कितनी है, 62.7 जो एज बताया जा रहा है, औसत एज जो बताया जा रहा है, एवरेज एज एक भारतीय का कितना है, 62.7। ठीक है, और ये कब का ये बताया जा रहा है, 2021 की बात की जा रही है। फिर बताया जा रहा है ठीक एक साल बाद भारतीयों की औसत आयु 5 साल बढ़कर 67.7 वर्ष हो गई। ठीक है, तो 2021 के आंकड़े में जो औसत आयु थी भारतीयों की वो कितनी थी, 62.7, जो 5 साल बढ़ गया। ठीक है, मतलब एक साल बाद वो 5 साल बढ़ गया और ये हो गया 67.7 वर्ष। ठीक है, फिर मतलब 21 के बाद ये फिर 22 की। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना ही नहीं, 2022 में मतलब 21 के बाद 22 2022 में भारतीयों की सकल राष्ट्रीय आमदनी प्रति व्यक्ति, ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है बताया जा रहा है यहाँ पे 6951, ठीक है, डॉलर दर्ज की गई। ठीक है, 6951। ठीक है, इस लिहाज से एक वर्ष में भारतीयों की औसत आमदनी 6.3% की बढ़ोतरी हुई। तो जैसे आपने टॉपिक में देखा कि भारतीयों की जो जीवन प्रत्याशा है, जो उनकी औसत आयु है उसमें भी उछाल आई है, और साथ ही साथ जो भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय जो इनकम है उसमें भी यहाँ पर मुनाफा देखा गया। ठीक है, तो कितना बताया जा रहा है, 6.3% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पर HDI में भारत के इस प्रदर्शन की सराहना की गई है। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक में भारत के औसत को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, तो चलिए ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले एक पायदान का सुधार आया है। ठीक है, तो किसमें, तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो थी वो पिछले साल के मुकाबले में क्या हुआ है, इसमें थोड़ा सुधार आया है। ठीक है, एक पायदान। 2021 में कुल, अब देखिए टोटल 193 कंट्री की बात हो रही है, तो 193 कंट्री में भारत की स्थिति जो है वो 135 यानी 135 है, 35 थी, जो 2022 में कितनी हो गई, 134 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि अभी एक पायदान क्या हुआ है, इसमें सुधार आया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 21 का भी ध्यान में रखेंगे और देश भी ध्यान रखेंगे, कितने, आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ में। ठीक है, भारत की स्थिति 2021 में कितनी थी, 135, और 22 में 134 हो गई, मतलब एक पायदान में सुधार आया है। नेक्स्ट बताया जा रहा है 2021 में, अब देखिए 2021 की बात की जा रही है, तो इसमें 199 देशों में लैंगिक असमानता में भारत की रैंकिंग 122 थी। ठीक है, तो आपको बस ओवरऑल आपको की पॉइंट निकालने हैं यहाँ से कि जो लैंगिक असमानता है, यहाँ पे भारत की बात की जा रही है, उसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 122 थी, मतलब लैंगिक असमानता निकाला गया किसमें, 191 कंट्रीज़ में। ठीक है, और उस रैंक में 14 पायदानों का सुधार आया है। ठीक है, और इस रैंक में भी यानी कि जो लैंगिक असमानता का रैंक निकाला गया उसमें भी 14 पायदान का क्या हुआ है, सुधार आया है। ठीक है, और उसने वर्ष 2022 में 193 देशों में 108वीं रैंक हासिल की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको 2021 में कितना, 191 कंट्रीज़ में भारत की रैंकिंग क्या थी, 122, और 2022 की अगर हम बात करें तो 193 कंट्रीज़ में जो है भारत की रैंकिंग क्या है, 108। तो देखिए अब है एक वाहन एक फास्टैग पहल। ठीक है, तो देखिए एक वाहन एक फास्टैग पहल, फास्टैग आप समझते होंगे, देखते हैं गाड़ियों में लगा रहता है। ठीक है, जिससे स्कैन होकर पैसा कट जाता है, जो टोल टैक्स लगता है वो इसके थ्रू कट जाता है। ठीक है, तो आप देखिए बताया जा रहा है कि 15 जनवरी 2024 की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए
एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया। अब देखिए इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इसमें उद्देश्य है कि कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग के उपयोग को खत्म करना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्या काम है, क्या उद्देश्य है एक वाहन एक फास्टैग का। तो इसका काम क्या है कि वाहनों के लिए जो एकल फास्टैग है उसके उपयोग को खत्म करना है। ठीक है, और इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने घोषणा किया कि बकाया धनराशि के साथ अपूर्ण KYC वाले फास्टैग को 31 जनवरी 2024 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो जिनका KYC नहीं किया हुआ है, तो मतलब KYC नहीं है या फिर कोई बकाया धनराशि है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो एक तारीख यहाँ पर दे दी गई है, 31 जनवरी 2024 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक ये तारीख बताई गई थी 31 जनवरी तक। ठीक है, चलिए, तो आपको उसका उद्देश्य मुख्यतः वो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्रू शरणार्थियों का पुनर्वास। ठीक है, तो ब्रू शरणार्थियों का पुनर्वास देखिए क्या है, तो ब्रू जो है वो त्रिपुरा सरकार ने मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित की है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रू शरणार्थी जो है उनके लिए त्रिपुरा सरकार ने मिजोरम के अच्छा ये ध्यान रखेंगे, जो ब्रू शरणार्थी है या कहाँ के, मिजोरम के, तो उनके पुनर्वास के लिए इनको भूमि आवंटित की है। ठीक है, और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ब्रू शरणार्थियों और त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो आपने पढ़ा यहाँ पर ब्रू शरणार्थी जो मिजोरम के। ठीक है, तो इसलिए मिजोरम सरकार और त्रिपुरा सरकार के बीच यहाँ पर एक समझौता किया गया है। ठीक है, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बताया जा रहा है कि मिजोरम के 35,000 से ज़्यादा ब्रू रियांग शरणार्थियों को स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाए जाने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया। तो आपको ये नहीं याद रखना। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि त्रिपुरा में इन शरणार्थियों को किनको, तो जो ब्रू शरणार्थी है, ब्रू रियांग शरणार्थी। ठीक है, तो ये पूरा नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनको त्रिपुरा में बसाए जाने के लिए एक आवंटन यहाँ पर कुछ पैसे यहाँ पर आवंटित किए गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ के हैं, तो मिजोरम के। ठीक है, इसलिए त्रिपुरा और मिजोरम सरकार के बीच में ये समझौता हुआ। अब देखिए बता दें कि केंद्र सरकार और प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के तहत ब्रू रियांग शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ 40 से 30 फीट का प्लॉट और 2 साल तक 5,000 रुपये प्रति माह की नगद सहायता और मुफ्त राशन दिया जाएगा। तो देखिए इसको आप ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट निकाल के पूछ दे ब्रू शरणार्थियों से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसके तहत क्या होगा, जो शरणार्थी होंगे उनको 4 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट और साथ में 40 से 30 फीट का प्लॉट, उसके अलावा 2 साल तक 5,000 रुपये प्रति माह की नकद सहायता और मुफ्त राशन भी इनको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। ठीक है, तो अब देखिए ये आप ये ध्यान रखें क्योंकि अक्सर आपको इसको पढ़ना है और ये इससे सवाल भी यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तो याद रखेंगे कि ये जो 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया ये कितनावा था, तो आपको ध्यान रखना है 8th यानी कि 8वां। ठीक है, 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 13 पुरस्कार विजेताओं को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। ठीक है, तो कितने विजेताओं को, तो 13 विजेताओं को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है हमारी राष्ट्रपति जी द्वारा। ठीक है, बता दें कि यह पुरस्कार जो, तो आपने इसको पढ़ा भी होगा, आपको ध्यान में होगा कि यह पुरस्कार स्वच्छ शहर, स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र सुरक्षित शहर, गंगा टाउन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणियों में दिया जाता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आपको थीम याद रखना है। तो 2023 की थीम क्या थी, वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ पर केंद्रित है। ठीक है, जिसमें कचरे के प्रभावी प्रबंधन पर जोर दिया गया। ठीक है, इसलिए नाम क्या है, वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी पैमानों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकायों को 2021 से ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक,
देखिए फिर दिया गया, इस वर्ष इंदौर और सूरत को स्वच्छ शहर पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया और इससे पहले इंदौर ने लगातार 6 वर्षों तक अकेले शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंदौर जो है वो लगातार उसने 6 वर्ष तक अकेले वो टॉप पर बना रहा, ठीक है। और इस वर्ष यानी कि ये जो अभी पुरस्कार की बात की जा रही है, ठीक है, ये जो पुरस्कार की बात की जा रही है, ये इस बार संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को ये पुरस्कृत किया गया है, ठीक है, मतलब दोनों टॉप रैंक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। अच्छा, इसमें बता दें कि इस वर्ष स्वच्छ शहर में दूसरे स्थान पर कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका इंदौर को और गुजरात को यहाँ पर एक पाए, हाँ सूरत को, सॉरी शहर की बात हो रही है, ठीक है। तो इंदौर को और सूरत को यहाँ पर एक साथ पुरस्कृत किया गया, यानी कि दोनों जो है वो रैंक 1 पर ही हैं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा स्वच्छ शहर में तीसरे स्थान पर कौन है? नवी मुंबई। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन है? आपका सूरत और इंदौर, और तीसरे स्थान पर कौन है? नवी मुंबई। दूसरे स्थान पर कोई नहीं है, ठीक है। तो दूसरा स्थान जो है उस पर कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसको कैटेगराइज करके यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि किस कैटेगरी में कौन सा, किस शहर को यहाँ पर रैंक मिला है, किस रैंक में है वो, ठीक है। तो देखिए 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहर की बात करें तो इस श्रेणी में महाराष्ट्र के सासवड़ को पहला स्थान हासिल हुआ है। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? कॉलम बना लेंगे अलग अलग कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहर, उससे ज़्यादा आबादी वाले शहर, किस में किसको रैंक मिला, ठीक है। तो कम आबादी वाले शहर में, तो शहर का नाम तो आपको याद रखना है, सासवड़, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र के सासवड़ को पहला स्थान मिला है। और बताया जा रहा है पाटन और लोनावाला शीर्ष से क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो पहला में कौन है? सासवड़, दूसरा में पाटन और तीसरा में लोनावाला, ठीक है। तो लोनावाला, तो मतलब आप कहेंगे कि 1 लाख से कम आबादी वाली ये स्वच्छ शहर है, ठीक है, सासवड़, पाटन और लोनावाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताया जा रहा है सबसे स्वच्छ गंगा टाउन। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन की हम बात करें तो उसमें जो पुरस्कृत किए गए हैं उसमें है वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन के रूप में इनको पुरस्कृत किया गया। तो जिसमें पहला रैंक है आपको वाराणसी और दूसरा जो है वो है प्रयागराज। दोनों कहाँ पे है? तो दोनों यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, तो इनको सबसे स्वच्छ गंगा टाउन में क्रमशः सिर्फ 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। अब इस चीज़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया? तो इसमें महाराष्ट्र को इस श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो महाराष्ट्र को, और शीर्ष से क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे पर है मध्य प्रदेश और तीसरे में है छत्तीसगढ़। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र, फिर MP एंड देन छत्तीसगढ़, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताया जा रहा है सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड। तो सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन है? तो देखिए मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला, बार बार बोल रही हूँ कि आप इसको क्या करेंगे? कैटेगराइज कर लेंगे, कॉलम बना लेंगे और अलग अलग कैटेगराइज करके लिखेंगे, ठीक है। कि सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो टॉप 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन को किसको रैंक मिला है? तो ऐसे करके आप कैटेगराइज करके लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें, सफाई मित्र सुरक्षित शहर। तो इसमें चंडीगढ़ शहर को बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला है। किसको? चंडीगढ़ को। किस चीज़ का? सफाई मित्र सुरक्षित शहर, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो शहर में ऑटोमेटिक मशीन से सीवरेज की सफाई करना रही। तो देखिए ये एक बड़ा कारक बना जिसमें चंडीगढ़ शहर को बेस्ट सफाई मित्र का अवार्ड यहाँ पर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सीवरेज की सफाई होती है वो कैसी होती है? वो ऑटोमेटिक मशीन द्वारा यहाँ पर ये सफाई की जाती है, इसी कारण इसको ये अवार्ड मिला, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। अब देखिए इसकी शुरुआत जो है स्वच्छ जो पुरस्कार की, जिस पुरस्कार के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत जो है वो 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई। तो आपको ये भी याद रखना है और मंत्रालय भी ध्यान रखना है, ठीक है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कब? 2016 की। क्या? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, ठीक है। बता दें कि 2016 में सिर्फ आप देखिए 73 प्रमुख शहरों को ही यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। इस वर्ष कितने हैं? 4477 शहर शामिल है
हाँ देख रहे हैं, 16 से लेके 24 तक का ये सफ़र, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है उल्फा के साथ शांति समझौता। अब देखिए यहाँ पर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा, ठीक है, उल्फा फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, यूनाइटेड, ठीक है, लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्र और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये त्रिपक्षीय समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है, इसलिए आप देख रहे हो उल्फा के साथ शांति समझौता, ठीक है। मतलब कि कौन कौन हो गया, उल्फा, उसके समर्थक गुट, आपका फिर आपका असम सरकार और जो केंद्र सरकार है, इन तीनों के बीच में यहाँ पर ये समझौता हुआ है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि असम की सांस्कृतिक विरासत जो है वो क्या है, वो बरकरार रहेगी, रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध होंगे, भारत सरकार उल्फा कैडर के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर देगी, फिर उल्फा सदस्यों को मुख्य धारा में लाएंगे और विदित होगी, बताया गया कि अब तक कुल 8,250 उल्फा सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है, ठीक है। तो आपको ये बिंदु जो यहाँ पे मुख्य बिंदु दिए गए वो ध्यान में रखना कि इसके लिए क्या क्या करने की बात यहाँ पर की गई है सरकार द्वारा, ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर से बोल दूँ, असम की सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखना, रोजगार के साधन को उपलब्ध कराना, उसके अलावा रोजगार के पर्याप्त अवसर देगी सरकार उल्फा कैडर को, और इनको जो उल्फा सदस्य है इनको ये मुख्य धारा में लाएगी, ये कोशिश है। और दूसरा कि इनकी सदस्यों ने अब क्या किया है, आत्मसमर्पण कर दिया है, ठीक है। आप कुछ याद कर पा रहे होंगे, आपने भी कुछ समय पहले भी इस तरह का एक समझौता पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक, ठीक है। 8 जनवरी 2024 को अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद, ठीक है, की पहली बैठक कहाँ हुई, कोलकाता में संपन्न हुई। तो पहला चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे कि ये बैठक सबसे पहला कहाँ पर हुआ है, तो कोलकाता में, जिसमें हरित नौका दिशा निर्देश और नदी क्रूज पर्यटन रोड मैप 2047 लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कौन सा, नदी क्रूज पर्यटन रोड मैप और हरित नौका, ठीक है। अब देखिए मुख्य बिंदु क्या है, बताया गया कि केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बैठक की अध्यक्षता की। तो इस अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। वो कौन से मंत्री है, केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, ठीक है। बता दें कि इसका आयोजन जो है भारत सरकार के बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए नोडल एजेंसी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया, ठीक है। इसका आयोजन इनके द्वारा किया गया, ठीक है। और बैठक में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए इतने करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई, जिसमें, ठीक है, ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो ये आपको इसमें नहीं फंसना, ठीक है, कि इतना 35,000 करोड़ क्रूज जहाज़ों के लिए, 10,000 करोड़ 2047 तक क्रूज टर्मिनल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, ठीक है। तो एक यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लखनऊ में बनेगी देश की पहली AI सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर AI अभी काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ है, ठीक है, सभी जान रहे हैं। तो सबसे पहला AI सिटी जो बनेगा वो कौन बनेगा, लखनऊ, ठीक है। देखिए बता दें कि 27 दिसंबर 2023 को यूपी सरकार ने लखनऊ को AI शहर के रूप में विकसित करने की मंजूरी प्रदान कर दी, ठीक है। AI सिटी का निर्माण लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में किया जा सकता है। तो देखिए, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे जानेंगे, यूपी के लखनऊ को लखनऊ शहर को AI शहर के रूप में विकसित करना, और लखनऊ में भी पूछे अगर आपको तो लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में ये विकास किया जाएगा, ये निर्माण कार्य किया जाएगा, ठीक है। यूपी सरकार ने 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये एक लक्ष्य रखा गया है 2027 तक, कितना, $1 ट्रिलियन, ठीक है, यूपी सरकार द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। इसमें क्या है, नीति आयोग ने भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक नामक रिपोर्ट जारी की, ठीक है। तो सबसे पहला एक सवाल तो आपका यहीं पर बन जाता है कि अगर आपसे पूछे कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी कि गरीबी सूचकांक जो है बहुआयामी, ये कौन यहाँ पर इसको जारी करता है, तो आप ध्यान रखेंगे नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग ने इसको जारी की, और जिसके अनुसार पिछले 9 सालों में
आप देख रहे 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। एक आंकड़ा दिया गया है कि इतने लोग जो है इस बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक जो है वो यूपी, देन बिहार, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। मतलब आप एक तरह से देख रहे हैं जो बीमारू राज्य है यहाँ पर ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ से लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। तो ध्यान रखेंगे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जो वित्त वर्ष 13-14 में देश की 29.17% आबादी एमपीआई के हिसाब से गरीब थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक आंकड़ा दिया जा रहा है 13-14 का, ठीक है, इसमें आपको नहीं फंसना। अब देखिए 22-23 में सिर्फ बताया जा रहा है 11.28% लोग एमपीआई के हिसाब से गरीब रह गए हैं, ठीक है। तो एक आंकड़ा बताया गया है 13-14 में एमपीआई के हिसाब से, और 22-23 में यहाँ पर भी एक आंकड़ा दिया गया, ठीक है। यानी कि बताया जा रहा है कि इन 9 सालों में 17.89 यानी कि 17.89% लोग गरीबी से बाहर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गरीबी उन्मूलन की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए गरीबी से मुक्त हुए लोग, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा यहाँ पर कुछ बीमारू राज्य जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, तो यहाँ पर इतने करोड़ लोग यहाँ पर निकले। तो इसको आप नहीं रटेंगे, ठीक है, ये रटने की चीज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम, थोड़ा मैं इरेज कर दूँ इसको। हाँ, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है आपका 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, देखिए सबसे पहले एक मिनट, ये जो युवा महोत्सव हुआ है कितना 27वां था, ठीक है। तो देखिए 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो आपको देखिए यहीं पर सवाल कई सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहला तो युवा महोत्सव कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। कहाँ पर हुआ था इस बार, 12 जनवरी 2024 की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक में हुआ, ठीक है, ये महोत्सव का उद्घाटन, जो कितनावा था 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन, ठीक है। तो देखिए ये जो आप डेट देख रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, युवा महोत्सव की अगर हम बात करें तो वो किस पर होगा, तो वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो उनके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 5 दिवसीय उत्सव के विकास पर प्रकाश डाला, ठीक है। तो ये 5 दिवसीय यानी कि 5 दिन का ये उत्सव रहा, ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पर माय भारत विकसित भारत @2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि एक तरह से इस उत्सव का ये थीम रहा, ठीक है। तो माय भारत विकसित भारत @2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल दिमाग में रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इस महोत्सव में देश भर के प्रमुख शहरों और 750 जिला मुख्यालयों में आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न राज्यों की विविध विरासत को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे, ठीक है। आगे बढ़े हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विकसित भारत और भारत लोकतांत्रिक की मातृका। अब देखिए यहाँ पे 75वां गणतंत्र दिवस 2024 जो है इसकी बात की जा रही है। तो इस 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या रही, तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो आपको ये थीम ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इन विषयों को माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुरूप चुना गया और जो भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है चुना गया कि क्यों, क्योंकि भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है, ठीक है। अब देखिए ये विषय विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली झांकियों में प्रतिबिंबित होंगे, ठीक है। तो इसमें झांकियाँ निकाली जाएगी जिसमें ये विषय जो यहाँ पर आपने देखा उसको यहाँ पर प्रतिबिंबित किया जाएगा, जो प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक विरासत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचा हो गया, सांस्कृतिक विरासत हो गया, इसको ये यहाँ पर प्रदर्शित करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाजार मूल्यांकन में LIC भारत की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए बताया जा रहा है कि 17 जनवरी 2024 को शेयर में आई तेजी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU में सबसे मूल्यांकन कंपनी LIC हो गई है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे मूल्यांकन कंपनी LIC हो गई, ठीक है। किसमें, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में।
इससे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का बाजार पूंजीकरण भारतीय स्टेट बैंक से अधिक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर LIC जो है इसका बाजार पूंजीकरण जो है वो SBI से भी क्या हो गया है, अधिक हो गया है। और इसमें बताया गया कि 17 जनवरी 2024 को LIC के स्टॉक में आई तेजी के बाद इसका मार्केट कैप जो है वो 5.8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुँच गया, जबकि SBI का मार्केट कैप 5.62 लाख करोड़ यहाँ पर रहा। ठीक है, तो देखिए हमने शुरू में ही देखा था कि यहाँ पर शेयर में आई तेजी के कारण इसमें LIC यहाँ पर मूल्यवान कंपनी के रूप में यहाँ पर आई। ठीक है, चलिए बहुत आंकड़ों में नहीं फंसना है आपको। ठीक है, बस टू दी पॉइंट ध्यान रखना है। LIC के शेयर इतने अंक यानी कि इतनी फीसदी की तेजी के साथ, तो यहाँ पर पूरा आपको यहाँ पर बस आंकड़ा ही है कि LIC का इतना है, SBI का इतना है, इतने अंक के साथ ये यहाँ पर गिर गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए कुछ आंकड़े दिए गए जिसमें आपको नहीं फंसना, बस मैं एक झलक दिखा देती हूँ कि इस तरह कंपनी का बिजनेस प्रीमियम जो है वो कितना, इतने करोड़ रुपए हो गया से 2.67% बढ़कर इतना हो गया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बस अगर ध्यान रखना होगा तो परसेंटेज थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2.67%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए LIC की स्थापना वर्ष जो, अच्छा देखिए LIC को हम पढ़ रहे थे तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कि इसका स्थापना वर्ष जो है 1956 है। ठीक है, में एक मिनट, LIC की स्थापना वर्ष 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा निगम बीमा अधिनियम पारित करके की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिग कैट अलायंस। ठीक है, IBCA। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भी भारत होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय क्या होगा, भारत होगा। प्रधानमंत्री ने की अगुवाई में हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई। साफ है दुनिया भर में बिग कैट यानी कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण की मुहिम की अगुवाई अब भारत करेगा। ठीक है, तो इन सबको एक कैटेगरी में डाला गया है यानी कि बिग कैट। ठीक है, बता दें कि कैबिनेट ने मुख्यालय के संचालन के लिए अगले 5 सालों के लिए यानी कि 2023-24 से 2027-28 तक के लिए इतने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो आपको ये आंकड़ों में नहीं फंसना। ठीक है, अब देखिए बिग कैट के संरक्षण के लिए बनाए गए इस इंटरनेशनल अलायंस में दुनिया भर के उन सभी, आप देखिए टोटल कितने 96 कंट्रीज है, उनको शामिल करने की परिकल्पना की गई है जहां पर बिग कैट की प्रजातियां पाई जाती है। तो उन सभी मतलब टोटल मतलब यहाँ पर 96 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है, जहाँ को किस किस कंट्रीज़ को, सो जहाँ पर बिग कैट की प्रजातियाँ जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो आपको इन शॉर्ट एक लाइन में याद रखना है कि बिग कैट के संरक्षण के लिए इसको लाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट शक्ति। प्रोजेक्ट शक्ति के बारे में नजर डालते हैं। बताया जा रहा है कि गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव यानी कि GNI, ठीक है, गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव ने लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए हाल ही में प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च किया। ठीक है, तो देखिए इतना आपको लंबा नहीं पढ़ना, एक लाइन में आपको एक टू दी पॉइंट चीज़ें निकालनी। ठीक है, तो ये क्या है, तो आपको अगर पूछे कि प्रोजेक्ट शक्ति क्या है तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नाम ऐसा है आपको फंसाने के लिए। पता है क्या करेगा, यहाँ पर क्या कर देगा आपको महिलाओं से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉलिसी को या कोई भी ऐसा योजना है उसको डाल दिया जाएगा ताकि आप भ्रमित हो जाए। क्यों, शक्ति को हम महिला से जोड़कर यहाँ पर पढ़ते हैं अक्सर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि शक्ति क्यों आया था। तो जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके दौरान क्या होता है कि लोग बहुत सारी अफवाहें फैला देते हैं, तो उस भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए इस प्रोजेक्ट शक्ति को लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसलिए मैं फिर से इसको ये इसलिए बोल दे रही हूँ ताकि आप एग्जाम में जब बैठो तो आपको ये ना ध्यान हो कि शक्ति सुन के आप शक्ति स्वरूपा नारी के किसी ऑप्शन को टिक आउट करके आ जाओ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा चुनाव की जो अफवाहें फैलती है, जो भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाती है, उससे निपटने के लिए लाया गया। ठीक है, और गूगल की इस पहल से फैक्ट चेकर्स और समाचार प्रकाशकों को फेक न्यूज़, डीप फेक और भ्रामक जानकारियों से बचने एवं उन्हें पहचानने में मदद मिलेगी। तो ये बहुत एक अच्छा कदम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे भी आज के टाइम में फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा जो चलन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है। ठीक है,
अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट शक्ति का उद्देश्य जो है वो चुनाव के दौरान, अभी हमने पढ़ा अभी कि चुनाव के दौरान भ्रामक सूचनाओं की पहचान करना और उन्हें रोकने के साथ साथ मतदाताओं को विश्वसनीय और सटीक जानकारी भी प्रदान करना। तो देखिए ये क्या करेगा, उन सूचनाओं को, गलत सूचनाओं को, गलत इन्फॉर्मेशन को रोकेगा भी, और साथ साथ जो मतदाता हैं चुनाव के, उनको सटीक जानकारी, एकदम सही जानकारी उन तक पहुँचाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट। ठीक है, तो अब देखिए एक सवाल तो आपको यहीं पे मिल गया कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो बर्निहाट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 जनवरी 2024 को थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि क्रिया यानी कि CREA द्वारा एक रिपोर्ट में भारत के प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई। तो किसके रिपोर्ट में, वन लाइन में आप याद रखेंगे CREA, फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट में भारत के प्रदूषित शहरों की एक लिस्ट जारी की गई है, और इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्निहाट जो है वो शीर्ष पर यहाँ पर बना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे बर्निहाट जो है वो सबसे प्रदूषित शहर की सूची में शीर्ष पर है। बर्निहाट कहाँ पर है, तो मेघालय। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर और तीसरे पर कौन है, तो दूसरे पर बिहार का बेगूसराय और यूपी का ग्रेटर नोएडा इस सूची। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, पहला बर्निहाट शहर जो कहाँ पर, मेघालय में, दूसरा बेगूसराय सबको पता है कि बिहार में है। चूँकि देखिए हम बिहार के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये बिहार वाला खास करके दिमाग में रखना है कि बिहार का पायदान यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो बिहार यहाँ पर दूसरे नंबर पे है। हम अगर यहाँ बात कर रहे हैं, और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो बिहार का बेगूसराय दूसरे नंबर पर, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा। ठीक है, और यहाँ पर पहले शहर की बात करें तो बर्निहाट। ठीक है, फिर से मैं दोहरा दूँ, पहला शहर बर्निहाट, दूसरा बेगूसराय, तो ऐसे याद रखिए, बी से पहला बर्निहाट और बी से फिर बेगूसराय, एंड थर्ड वन इज ग्रेटर नोएडा। ठीक है, और देखिए इस सूची में दिल्ली 8वें स्थान पर है। ठीक है, तो सबको पता है कि यहाँ पर कितना प्रदूषण है, और शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में 18 बिहार के, 8 हरियाणा के और 8 राजस्थान के हैं। तो देखिए कि मतलब टॉप 50 प्रदूषित शहर में आपके बिहार से 18 शहर निकल कर आ रहे हैं, आपके हरियाणा से 8 शहर, और साथ ही साथ राजस्थान के भी 8 शहर यहाँ से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भारत में खाद्य उत्पादन और भूखमरी। ठीक है, तो देख लेते हैं, भारत ने पिछले 4 दशकों में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन इससे खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकी है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि जो खाद्य उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, उसमें तो आत्मनिर्भरता मिली है, लेकिन इसकी सुरक्षा की, जो खाद्य सुरक्षा होती है, इसकी कोई गारंटी यहाँ पर नहीं मिली है, जिससे देश में क्या है, खाद्य उपलब्धता के बावजूद भी है, भूखमरी की समस्या जो है वो बनी है। ठीक है, 2019 से 21 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में छोटे बच्चों में एक बड़े अनुपात को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके विकास और भविष्य के सेहत के बारे में चिंता उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए जीरो हंगर की बात की जा रही है कि शून्य भूखमरी यानी कि जीरो हंगर और सतत विकास। ठीक है, जीरो हंगर और सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को खाद्य असुरक्षा को समाप्त करने और सभी के लिए पौष्टिक खाद्य तक वहनीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक पहल की यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है, इससे यानी कि जीरो हंगर और सतत विकास, इस सब से इसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2022 में भारत 121 देशों के बीच 107वें स्थान पर रहा। तो आप देखिए कि स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है। ठीक है, तो मतलब 107 रैंक भारत का था। ठीक है, तो भारत 121 देशों में, ठीक है, 107वें स्थान पर था। अब देखिए बताया जा रहा है कि भारत की शिशु भार दर जो है कद के अनुसार कम वजन 19.3% की कमी दर्ज की गई, और जो 2014 और यहाँ तक कि 2000 में दर्ज स्तरों में गिरावट की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये बड़ी एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी यहाँ पर काफ़ी गंभीर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर शिशु भार दर के बारे में यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है।
नेक्स्ट बता दें, लिखा गया है कि देश में अल्प पोषण भी 2018 से 20 में 14.6 से बढ़कर 19 से 21 में 16.3% हो गई है। मतलब ये भी एक गंभीर मुद्दा है, ठीक है। जो अल्प पोषण है वो भी 18-20 के मुकाबले ये और बढ़ गया है। मतलब 18 से 20 में था 14.6% और 19 से 21 में फिर ये हो गया 16.3%, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, भुखमरी के खिलाफ सरकार की प्रमुख पहलें कौन कौन सी। तो सरकार ने इसके खिलाफ क्या पहले की है, तो एक पहल देख रहे हैं आप, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, ठीक है। तो ये FSSAI का एक कार्यक्रम है जो नागरिकों को सही तरह से आहार ग्रहण करने की दिशा में प्रेरित करने पर लक्षित करता है। तो नाम ही है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। दूसरा है पोषण अभियान। तो इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। जो पोषण अभियान स्टंटिंग, कुपोषण, एनीमिया को कम करने पर लक्षित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ पहल देख लें। उसके अलावा मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या था, तो ये आपने पहले भी पढ़ा है, पता ही है। जो स्कूली बच्चे हैं उनके बीच जो है पोषण स्तर में जो है उसको सुधार लाना है, जिसका स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर भी प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ पहल देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। तो यहाँ पर यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एवं केंद्र प्रायोजित योजना है। तो आप देखिए कौन सा योजना जो है सरकार की, कौन सी योजना किसके द्वारा प्रायोजित की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये यहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा प्रायोजित योजना है। और इस मातृत्व लाभ कार्यक्रम को कब, जनवरी 2017 में देश के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। तो 2017 से इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन सा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किसके द्वारा प्रायोजित, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। और नेक्स्ट है देखिए फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट, चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A एंड D जैसे प्रमुख विटामिनों एवं खनिजों को शामिल करने की क्रिया है ताकि उनके पोषण में सुधार। तो यहाँ पे कुछ पहले है जो यहाँ पर बताई जा रही है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।